मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके लिए मिज़बिल द ओटर, मिज़बिल नाम के ऊद-बिलाव जिसके राइटर गेविन मैक्सवेल हैं, जिन्होंने ऊद-बिलाव पालने के बाद अपना जीवन बदल ही दिया, अर्थात ऊद-बिलाव पालने के बाद उनका जीवन ही बदल गया था। ये अपने विषय में अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाते हैं। 1956 के 9 वर्ष के प्रारंभ में मैक्सवेल कहते हैं कि मैं दक्षिण इराक की यात्रा पर गया। तब तक मैं अपना मन बना चुका था कि मुझे कुत्ते की जगह ऊद-बिलाव पालना है और कैंप्स फेरना, जिससे थोड़ी ही दूरी पर पानी है, इस प्रयोग के लिए उपयुक्त होगा। जब मैंने यूं ही अपने मित्र को यह बताया तो उसने तुरंत उत्तर दिया कि मुझे टिग्रिस के दलदल में बेहतर मिल सकता है, क्योंकि वहाँ ये मच्छरों की तरह होते हैं और प्रायः हम उन्हें पालतू बना लेते हैं। हम बसरा कंसलेट जनरल के दफ्तर में अपनी यूरोप की डाक लेने और उसका उत्तर देने जा रहे थे। कंसुलेट जनरल में हमने पाया कि मेरे मित्र की डाक आ गई थी, परंतु मेरी नहीं आई थी। मैंने इंग्लैंड केबल किया और जब 3 दिन बाद कुछ नहीं हुआ तो मैंने फ़ोन करने का प्रयत्न किया। कॉल 24 घंटे पहले बुक करानी पड़ती थी। दूसरे दिन धार्मिक अवकाश के कारण एक्सचेंज बंद था। तीसरे दिन एक और रुकावट थी, मेरा मित्र चला गया और मैं उसे 1 सप्ताह में मिलने को सोचा। 5 दिन बाद मेरी डाक आई। मैं अपने शयनकक्ष में पढ़ने के लिए गया। वहाँ फर्श पर पालथी मारे 2 अरबी बैठे हुए थे, अरब के वासी बैठे हुए थे। उनके पास समय समय पर छटपटाता एक बोरा पड़ा था। उन्होंने मुझे मेरे मित्र का एक नोट दिया, जिसमें लिखा हुआ था, यह है तुम्हारा ऊद-बिलाव। बोरा खोलने के साथ ही मेरे जीवन का नया अध्याय आरंभ हुआ, जो अब भी समाप्त नहीं हुआ है। जो सब मैं जानता हूँ मुझसे पहले समाप्त नहीं होगा। यह संभवतः ऊद-बिलावों की गुलामी एक लगाव है जो उन सब लोगों के साथ मैंने साझा किया है जिन्होंने कभी ऊद-बिलाव रखा है। इस बार मैं कंसुलेट के शयनकक्ष के टाइलों वाले फर्श पर एक मध्ययुगीन ड्रैगन सा छोटा प्राणी देखा। सिर से लेकर पूंछ के सिरे तक एक जैसी मिट्टी की परत बख्तर की तरह उस पर चढ़ी थी, जिसमें से तिल के समान भूरी चॉकलेट जैसी नर्म मखमली फर दिख रही थी। फर अर्थात रोए दिख रहे थे। उसने अपने आप को हिलाया और मुझे आशा थी कि एक धूल के बादल की, परंतु पूरी तरह मिट्टी हटाने और ऊद-बिलाव को उसके सही रंग में देखने के लिए मुझे 1 महीना लगा था। मैंने ऊद-बिलाव को मिज़बिल पुकारा, जो वास्तव में विज्ञान के लिए अनजान प्रजाति थी, जिसे प्राणी वैज्ञानिकों ने लुट्रोजेल परपपिसिलेटा मैक्सवेली या मैक्सवेल के ऊद-बिलाव का नाम दिया था। पहले 24 घंटे मिज़बिल ने शत्रुवत और न ही मित्रवत रहा। वह एक दूरी बनाए था, मेरे बिस्तर से जितना दूर संभव फर्श पर सोता रहता। दूसरी रात मिज़बिल मेरे बिस्तर पर आ गया और मुड़े हुए घुटनों के बीच सोता रहा, जब तक कि नौकर सुबह मेरे लिए चाय लेकर नहीं आया और दिन के दौरान उसकी अरुचि समाप्त होने लगी और वह अपने चारों ओर की वस्तुओं में बहुत गहरी रुचि लेने लगा। मैंने उसके लिए एक बेल्ट बनाई और उसे स्नान गृह ले गया, जहां वह आधे घंटे तक खुशी से पागल रहा, डुबकियां लगाता रहा, लौटता रहा, बाथ टब में पानी के नीचे इधर से उधर तक दौड़ता और हिप्पो से ज्यादा पानी उछालता हुआ। यह मुझे सीखना था कि ऊद-बिलावों का गुण है कि पानी की प्रत्येक बूंद जहां तक हो सके दूर तक फैला दी जाए, कटोरे को तुरंत उलट दिया जाए और यदि यह न उल्टे तो अंदर बैठकर इसे उछाला जाए जब तक यह बह नहीं जाता। पानी को चलते रहना चाहिए और कुछ करते रहना चाहिए। जब यह स्थिर हो तो व्यर्थ है और गुस्सा दिलाने वाला है। 2 दिन बाद जब मैंने कमरे में प्रवेश किया, मिज़बिल शयनकक्ष से बच निकला और मैं मुड़ा तो गलियारे के मोड़ पर जो स्नान गृह की ओर जाता था उसकी अदृश्य होती दुम दिखी। जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक वह बाथटब के सिरे पर था और अपने पंजों से क्रोमियम के नल खोलने का प्रयास कर रहा था। मैंने आश्चर्य से देखा कि उसने 1 मिनट से पहले ही नल खोल दिया और 1-2 क्षण बाद पूरे प्रवाह से पानी गिरने लगा। वह सौभाग्यशाली था कि उसने नल की सही दिशा में टोटी को घुमाया। बाद में कई अवसरों पर उसने इसे और कस दिया। नल के सहयोग न करने पर निराशा और खीज उसे चिढ़ाते हुए आई। शीघ्र ही मिज बिना नेतृत्व के मेरे पीछे आने लगा और नाम पुकारने पर मेरे पास भी आने लगा। वह अधिकतर समय खेल में बिताता। वह घंटों रबर की गेंद के साथ खेलता, जैसे एक चौपाए साकर खिलाड़ी की तरह चारों पैरों से गेंद को लुढ़काता। वह इसे फेंक भी सकता था अपनी गर्दन के शक्तिशाली झटके से एक आश्चर्यजनक ऊंचाई और दूरी तक। परंतु एक ऊद-बिलाव का असली खेल है जब वह पीठ के बल लेटकर पंजे के बीच में किसी चीज से खेलता है। कंचे मिज के समय बिताने का प्रिय खिलौना था। वह अपनी
अपनी पीठ के बल लेटकर बिना फर्श पर गिराए अपने चौड़े सपाट पेट पर उन्हें घुमाता। बसरा में दिन शांति से गुजरे, परंतु मैं मिज को इंग्लैंड और कैम्सफेयर ले जाने के विचार से ही डरता था। लंदन जाने वाली ब्रिटिश एयरलाइन पशुओं को नहीं ले जाती थी, इसलिए मैंने एक और एयरलाइन से पेरिस की उड़ान बुक कराई और वहां से लंदन तक एयरलाइन वालों से आग्रह किया कि मिज को 18 इंच के बड़े डिब्बे में बंद किया जाए ताकि वह मेरे पैरों के पास फर्श पर ले जाया जा सके। मेरे पास एक बना हुआ डिब्बा था और रवाना होने से एक घंटे पहले मैंने मिज को एक डिब्बे में रखा ताकि वह उसका अभ्यस्त हो जाए और शीघ्रता से खाने के लिए चल दिया। जब मैं लौटा तो एक दहलाने वाला दृश्य था। डिब्बे में पूरी शांति थी, परंतु इसके हवा के छिद्रों और ढक्कन के पास की दरारों से खून बहकर सूख गया था। मैंने जल्दी से ताला उठाया और ढक्कन तोड़कर हटाया और मिज थका हुआ और खून से सना रे रे करता हुआ उसने मेरा पांव पकड़ा। उसने डिब्बे की किनारे की धज्जियां कर दी थी। जब मैंने इसका आखिरी हिस्सा हटाया ताकि कोई काटने वाले किनारे न रह जाएं, तब उड़ान के समय में केवल 10 मिनट थे और हवाई अड्डा 5 मील की दूरी पर था। मैंने मिज को वापस डिब्बे में रखा, ढक्कन हाथ में पकड़े रखा। मैं कार के पीछे डिब्बा पास रखकर बैठा, जबकि ड्राइवर बसरा की गलियों से गोली की तरह निकला। यान उड़ान के लिए प्रतीक्षा कर रहा था। भाग्यवश मेरी बुक सीट बिल्कुल आगे थी। मैंने अपने आसपास का फर्श अखबारों से ढका, एयर होस्टेस के लिए घंटी बजाई और उसे मछलियों का एक पार्सल मिज के लिए ठंडी जगह में रखने को दिया। मैंने उसे विश्वास में लेकर पिछले आधे घंटे की सारी घटनाएं बताई। मैंने परिचारिका की सबसे गहन प्रशंसा की। वह अपनी किस्म की रानी थी। उसने सुझाव दिया कि मुझे अपना पालतू अपने घुटनों पर रखना चाहिए और मैंने आभार की गहराइयों में उसका हाथ चूम लिया होता, परंतु ऊद बिलाओं को न जानने वाला मैं बिल्कुल तैयार न था उसके लिए जो आगे होने वाला था। मिज झटके में डिब्बे से बाहर आया। वह तेज गति से यान में गायब हो गया। चीखने चिल्लाने की आवाजें और एक औरत अपनी सीट पर खड़ी होकर चूहा चूहा। मुझे एक तगड़े सफेद पगड़ी वाले भारतीय की टांगों के नीचे अदृश्य होती मिज की पूंछ दिखाई दी। उसके लिए कूद लगाई। मैं चूक गया पर पाया कि मेरा चेहरा कड़ी से भर गया था। शायद विमान परिचारिका ने अत्यधिक आकर्षक मुस्कान से कहा, बेहतर होगा यदि आप अपनी सीट पर जाएं, मैं जानवर को ढूंढकर आपके पास ले आऊं। मैं अपनी सीट पर लौटा। मैं अपनी गर्दन सीधी कर रहा था उस शिकार का पीछा करने के लिए, जब अचानक मैं अपने पैरों के पास स्वागत भरी और पहचान की निराश चीत्कार सुनी। इतने में मिज तेजी से मेरे घुटनों पर आ गया और मेरे चेहरे पर वह गर्दन पर नाक रगड़ने लगा। एक घटनात्मक यात्रा के पश्चात मैक्सवेल और उसका ऊद बिलाव लंदन पहुंचा, जहाँ उसका एक फ्लैट है। मिज और मैं लंदन में एक महीने के लगभग रहे। वो घर के चिड़िया खिलौने से खेलता, रबड़ के फल और एक पक्षी का खेल जो मैं उसको अपने दलदल से लाया था। गेंद से उसने एक नए खेल का आविष्कार किया था जो आधे घंटे तक उसकी रुचि बना रखता था। एक सूट के समय इराक से लेकर आया था, वहां वापस लौटते हुए यात्रा में पूरी तरह बेकार हो गया था। इस तरह के जब ढक्कन बंद किया जाता तो एक सिरे से दूसरे तक ढलान हो जाती। बीच में खोल गया था। यदि वह गेंद नीचे सिरे पर रखे तो ये दौड़ कर दूसरी ओर आती। वो दूसरी सिरे पर इसके आने से पहले छिप कर बैठता, उछल कर हैरानी से इसे पकड़ता और एक बार और इसे नीचे सिरे पर रखने को दौड़ता। वह घर के बाहर ग्राहकों के लिए उसे बिल्कुल ऐसे ही लेकर जाता जैसे वह कुत्ता हो। मुझे ऐसे ही लंदन की गली में घूमते हुए कुछ आदतें पकड़ ली, जैसे स्कूल आते जाते पत्थर के बीच में पैर रखने जैसी क्रियाकलाप, लोहे की ड्रिलिंग के लिए सातवें हिस्से को छूना या दूसरे लैंप पोस्ट के बाहर से गुजरना। मेरे फ्लैट के सामने एक मंजिला प्राइवेट स्कूल था जिसके सामने 2 फुट ऊंची एक की दीवार थी। घर वापस आते समय, परंतु घर से बाहर जाते समय नहीं, मिज मुझे खींच के उस दीवार तक ले जाता। उस पर कुत्ता और स्टाफ और बच्चों दोनों से दौड़ लगाकर इस विद्यार्थियों और कर्मचारियों के निराशाजनक व्याकुलता के भीतर 30 गज की लंबाई पर दौड़ता। मेरा अनुमान है यह किसी प्रकार भी अनोखा नहीं था कि एक अस्तर को न पहचाने, परंतु विभिन्न अनुमान यह कि क्या जानवर हो सकता है वो जब तक आश्चर्य की तरह है। ऊद बिलाव, मछली, नाव, छोटे जानवर, जिसमें